welcome back to Simply Tutor Classes. Today we will start a new chapter from Managerial Economics, and that is the law of demand and the elasticity of demand. So let's move to the topic. If we talk about the demand, then what is the demand? Demand is the willingness and ability to purchase a commodity at a given price, right? So डिमांड क्या होगा? डिमांड के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. सबसे पहले विलिंगनेस. किसकी विलिंगनेस? कस्टमर की, जो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहे. दूसरा एबिलिटी. एबिलिटी मतलब उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उस गुड या उस कमोडिटी या उस सर्विस को परचेज कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पर विलिंगनेस आ गया और क्या आ गया? एबिलिटी आ गया. एबिलिटी किस चीज़ की? गुड्स को परचेज करने की. अब अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ डिमांड की, तो डिमांड क्या होगा? यही चीज़ जो अभी हमने पढ़ा. डिमांड वो क्वांटिटी है जो कि कंज्यूमर परचेज कर सकता है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. यहाँ पर अगर मैं अदर थिंग्स की बात करूँ तो अदर थिंग्स में आपका क्या क्या आएगा? आपका आएगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, और क्या आ जाता है आपका? अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, इनकम इफेक्ट आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें अदर थिंग्स, इसको क्या बोल देते हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी? कॉन्स्टेंट. जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? सिर्फ प्राइस में आएगा. ये जो हम बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेटरिस पैरिबस. तो जो B.R. शिलर हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है डिमांड की? बताया है जो डिमांड है दैट इज़ द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट अल्टरनेटिव प्राइसेस इन अ गिवन टाइम पीरियड. क्लियर इतना? बढ़े आगे. देखिए आगे क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, देन लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, देन अदर फैक्टर्स. उसके बाद बात करें अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की, तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगर हम प्राइस और डिमांड के रिलेशन की बात करें तो प्राइस इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द डिमांड. मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ता है. तो यही है, डिमांड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस. तो क्या है ये रीज़न? क्या होता है? ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट की वजह से होता है. आगे हम बात करें नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी. अगर हम रिलेटेड कमोडिटीज़ की बात करें तो रिलेटेड कमोडिटीज़ दो तरह की होती है. एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं कि एक दूसरे की पूरक होती हैं. जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ना फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल चाहिए चाहे CNG चाहिए, एनीथिंग. तो यहाँ पर वो दोनों क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री. पेन और इंक क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर गुड का प्राइस बढ़ेगा, मतलब मान लो पेन का प्राइस बढ़ गया, तो लोग पेन का परचेज करना शुरू करेंगे, डिमांड कम होगी, और उसकी वजह से जो प्राइस कम हुआ पेन का, तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. मतलब पेन के प्राइस कम होने की वजह से इंक की डिमांड बढ़ जाएगी. इसी तरीके से व्हीकल की डिमांड कम होने की वजह से, व्हीकल का प्राइस कम होने की वजह से, सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, व्हीकल का प्राइस, जैसे कार का या बाइक का प्राइस कम हो जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करना शुरू करेंगे, तो कंजम्पशन किसकी बढ़ जाएगी? पेट्रोल या डीजल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है? अगर प्राइस बढ़े गुड का, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती है उसकी डिमांड, क्या बोला मैंने? प्राइस अगर कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाती है. अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स का, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है कि मान लो एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं. जैसे टी और कॉफ़ी की, चाय अवेलेबल नहीं है तो चलो भाई कॉफ़ी ले लेते हैं. अगर देखिए एक गुड का प्राइस बढ़ता है सब्स्टिट्यूट के केस में, तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? अगर एक का प्राइस बढ़ेगा
तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लो चाय का प्राइस बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे, चाय को छोड़कर क्या परचेज करना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी। तो चाय का प्राइस बढ़ने की वजह से इम्पैक्ट किस पर पड़ा, कॉफ़ी पर, कि चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी का बढ़ा। इसी तरीके से चाय का प्राइस अगर कम हुआ तो लोग कॉफ़ी छोड़कर क्या परचेज करना शुरू कर देंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चाय परचेज करना शुरू कर देंगे। आगे हम बात करें लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम मतलब जो नॉर्मल हाउस होल्ड होते हैं उनकी इनकम का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है डिमांड पर। देखिए, अगर इनकम बढ़ती है, यहाँ पर यही है, अगर इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कि इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस केस में, इन्फीरियर गुड के केस में, कि अगर बंदे की एवरेज मनी इनकम बढ़ती है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या हो जाती है उस पर्टिकुलर गुड की, मतलब इन्फीरियर गुड की, कम हो जाती है। कि इनकम बढ़ने के साथ बंदा वो इन्फीरियर गुड छोड़कर नॉर्मल गुड्स पर आ जाता है। आगे हम बात करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, कि अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आता है तो उससे क्या होगा, डिमांड में भी चेंज आएगा आपके। अदर फैक्टर्स की बात करें तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जैसी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग डिमांड होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो हम पॉपुलेशन को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लिटरेसी के रेट पर कर सकते हैं, लिटरेट, इलिटरेट, और किसके बेस पर कर सकते हैं, एज ग्रुप के, कि ओल्ड लोगों को किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होंगी, स्पेक्स की, ठीक है, मेडिसिन्स की। यंगस्टर्स अपना हिप हॉप वाले प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहेंगे, तो यह एज कॉम्पोजिशन के बेस पर भी क्या होता है, डिमांड चेंज हो जाती है। आगे अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है, लॉ ऑफ डिमांड बोलती है कि लॉ ऑफ पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस। इन्होंने क्या बोला कि पीपल किस पर, कम प्राइस पर ज़्यादा परचेज करते हैं, एंड बाय लेस एट हायर प्राइस। वही क्या बोलते हैं, बिल्कुल अपोजिट जो हमने बताया ना, कि जो डिमांड है डैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ जाएगी। यही चीज़ मार्शल ने डिफाइन की है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स वही चीज़, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द कंज्यूमर, आप बोल सकते हैं वो कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। चेंज किस में होगा, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। एजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। ठीक है, ये कब हमारी मतलब पॉसिबल है, जो हमारी एजम्पशन हम लेकर चलते हैं कि बाकी सारी चीज़ें क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। मतलब जो फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं उन्हें क्या मानकर चलेंगे, कांस्टेंट। तो डिमांड, अगर डिमांड फंक्शन को हम डिफाइन करें तो हमारा डिमांड फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। डिमांड फंक्शन क्या होता है, पी एक्स लिखा हुआ है ना, ये हो गया प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटी में मैंने आपको दो बताया, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ये होता है हमारा डिमांड फंक्शन की जो डिमांड है वो इन सारी फैक्टर से इफेक्ट होती है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। हम यहाँ मानकर क्या चल रहे हैं कि प्राइस के अलावा बाकी सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। क्लियर हुआ इतना। अब अकॉर्डिंग, अगर हमने अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, सेटेरिस पेरेबिस। सेटेरिस पेरेबिस का मैंने मीनिंग बताया क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई।
और एक चीज़ है, एक ये भी बोला कि नॉन प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा प्राइस 50% से कम हुआ तो डिमांड हमारी 100% से, मतलब 50% से ही बढ़ेगी। हो सकता है 70% से बढ़ जाए, हो सकता है 60% से, हो सकता है 150% भी हो जाए। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। अब आगे अगर बात की करें हम डिमांड शेड्यूल की, तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक सीरीज ऑफ क्वांटिटी विच कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस, के अलग अलग प्राइस पर जो एक कंज्यूमर है वो कितना परचेज करना चाहेगा। दो चीज़ें होती हैं डिमांड शेड्यूल की, एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या करता है? ये बताता है हमें क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वहाँ पर इंडिविजुअल का ही देखेंगे कि इंडिविजुअल एक गिवन प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहेगा, ऑल पॉसिबल प्राइसेस। जैसे 1 रुपये पर क्वांटिटी डिमांडेड है 4, प्राइस हुआ बढ़कर 2 रुपये तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 3, प्राइस हुआ 3 तो क्वांटिटी डिमांडेड 2, प्राइस हुआ 4 तो क्वांटिटी डिमांडेड 1। तो ये शो कर रहा है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की अलग अलग प्राइसेस पर एक बंदा कितनी डिमांड करता है। आगे बात करें मार्केट डिमांड शेड्यूल की। अभी हमने बात करी कि जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है वो एक बंदे का बताता है कि वो अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कितनी कमोडिटी परचेज करता है। अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करें, यहाँ पर होता है क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर, यहाँ पर क्या आ गया? ऑल कंज्यूमर, जो सारे के सारे कंज्यूमर परचेज करना चाहेंगे अलग अलग प्राइसेस पर। तो मार्केट के अंदर सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं होता, कंज्यूमर एक कहीं ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे एक सिंगल कमोडिटी के। अब यहाँ पर जो शेड्यूल है वो किस एजम्पशन पर काम करता है कि कम से कम 2 कंज्यूमर होंगे ए एंड बी और कमोडिटी सेम होगी। हम दोनों कंज्यूमर की डिमांड को ऐड करेंगे जिसके बेस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू आपको पता चलेगा, डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, ए और बी 2 डिफरेंट पर्सन है, टोटल कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो देखेंगे। 1 रुपये के प्राइस पर ए डिमांड करता है 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी ए और बी डिमांड करता है 5, तो टोटल कितनी हो गई? 9। सिमिलरली एट ₹2 ए डिमांड्स 3 यूनिट्स एंड बी डिमांड्स 4 यूनिट, टोटल हो गया 7। अलग अलग प्राइस पर दिया तो हमने इसको ऐड कर लिया। तो ये बताता है कि एक्स प्राइस पर टोटल एग्रीगेट जो डिमांड है 1 रुपये पर वो कितनी है? ए की 4, बी की 5, तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 9 यूनिट्स की। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड डिक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगी। आज के लिए हम इतना करेंगे, डिमांड का आगे का बचा हुआ पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जो पढ़ा हमने पढ़ा डिमांड का मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व, और हमने पढ़ा डिमांड शेड्यूल के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।